गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ दो चार्जेस के कारण, तीन चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां कंसीडर करोगे कि Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस और ये कहां है? इनफाइनाइट पर है, इन्फिनिटी पे हम लोगों ने इनको कंसीडर किया है कि Q1 Q2 आपके पास 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कहां लिए गए हैं? इन्फिनिटी पे लिए गए हैं। अब इस तरह के जो कंसेप्ट है आपके, हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो ये टॉपिक अब हम स्टडी कर रहे हैं, ये यहाँ किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिया गया है। अब आप देखिए, हम लोग पोटेंशियल की डेफिनेशन को स्टडी कर चुके हैं कि जो पोटेंशियल हमारे पास होता है वो वर्क ओवर अटैच चार्ज होता है, और यहां से जो वर्क की रिलेशन आ जाती है हम लोगों के पास, वो V × V Q के इक्वल आ जाती है। ये रिलेशन हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब जैसे कि आप लोगों को बताया गया है, स्टार्टिंग में हम Q1 Q2 को कहां कंसीडर करेंगे? इन्फिनिटी पे कंसीडर करते हैं। तो फर्स्टली Q1 एंड Q2 कहां लिए गए हैं? ये इनफाइनाइट पर लिए गए हैं। और हम क्या करेंगे? इन दोनों चार्ज पार्टिकल को हम लेके आना चाहते हैं। एक को A पॉइंट पर लेके आना चाहते हैं और दूसरे को लेके आना चाहते हैं B पॉइंट पर। और हम मान लेते हैं कि जो AB है आपके पास, यानी कि A एंड B पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लोगों के पास कितनी है? R डिस्टेंस है। अब देखिए, जब हम लोग Q1 को A तक लेके आएंगे तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा? इनफाइनाइट। और वर्क की जो रिलेशन आई थी हम लोगों के पास, वर्क डन की एक रिलेशन हम लोगों के पास ये भी थी कि Q1 Q2 by R, और R यहां इस टाइम पर कितना है? इनफाइनाइट। और 1/इन्फिनिटी हम लोगों के पास कितना होता है? 0 होता है। यानी कि जब मैं चार्ज पार्टिकल Q1 को कहां तक मूव करवाऊंगा? A पॉइंट तक लेके आऊंगा, यानी कि इन्फिनिटी से A पॉइंट तक, तो ऐसी कंडीशन में आप किसी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं करोगे। तो हम लिखते हैं सबसे पहले वर्क डन इन मूविंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। देखिए, आप Q1 को मूव करवाते हो इन्फिनिटी से A तक, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन हम लोगों के पास वो कितना हुआ? 0। अब क्या होगा यहाँ कि Q1 चार्ज पार्टिकल कौन से पॉइंट पे आ चुका है? इस A पॉइंट पे आ चुका है। अब Q1 के चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इसका मतलब पोटेंशियल भी प्रेजेंस में है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि Q1 का जो पोटेंशियल है B पॉइंट पे हम फाइंड आउट करते हैं, और वो पोटेंशियल जो हम लोगों के पास है वो V मान लिया मैंने, जो कि किसके बराबर आएगा? Q1 by R के बराबर आता है, क्योंकि A भी हमारे पास कितना है? R के बराबर है। एंड चार्ज पार्टिकल यहाँ क्या है? Q1 है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं पोटेंशियल ऑफ Q1 एट पॉइंट B पॉइंट पे Q1 का पोटेंशियल आपके पास V, ये बराबर है हम लोगों के पास किसके? Q1 by R के। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, इस B पॉइंट पे आप पोटेंशियल प्रेजेंस में है और वो V पोटेंशियल है यहाँ। और अब हम किसको लेके आना चाहेंगे? Q2 चार्ज पार्टिकल को कौन से पॉइंट पे? B पॉइंट पे। और आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल की प्रेजेंस में जो वर्क डन होता है, पोटेंशियल की प्रोडक्ट किसके साथ कर देंगे? हम उस चार्ज के साथ कर देंगे, यानी कि जिस चार्ज के ऊपर वर्क डन किया गया है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? हम लोगों के पास Q2 के ऊपर जो हम लोग वर्क डन करवाएंगे उसको इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लेके आने के लिए, वो वर्क डन हमारे पास क्या होगा? Q2 की प्रोडक्ट V के साथ।
तो मैं यहां लिखता हूं वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, इंफिनिटी से बी पॉइंट तक Q2 को वर्क डन कितने की जरूरत है, वो वर्क डन हम लोगों ने माना W2, और W2 हम लोगों के पास किसके बराबर आ जाता है, V की प्रोडक्ट Q2 के साथ, और V हमारे पास कितना है K Q1/R इंटू में Q2, या आप लोगों के पास वर्क डन आ जाता है। अब टोटल वर्क डन हम लोगों के पास कितना आ जाएगा यहाँ इस केस में, टोटल वर्क डन इज, वो W मानते हैं हम लोग, जो कि W1 प्लस W2, W1 हमारा कितना है यहाँ 0 है, और W2 कितना है K Q1/R, तो इसलिए टोटल वर्क डन हमारे पास कितना आ जाता है K Q1/R के बराबर, ये टोटल वर्क डन आ जाता है। बात यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जब हमने चार्ज Q1 को इंफिनिटी से A तक मूव करवाया तो उस टाइम पे वर्क डन 0 लिख दिया। देखिए क्यों लिखा, क्योंकि जब आपका यहां दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल Q1 भी और Q2 भी इंफिनिटी पे थे, तो A एंड B पॉइंट पे किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं था, तो इस कारण यहां वर्क डन कितना हुआ, 0 वर्क डन हुआ। जैसे ही आप Q1 चार्ज पार्टिकल को इस A पॉइंट पे लेके आते हैं, तो यहां इस A पॉइंट पे Q1 चार्ज पार्टिकल के आने से Q1 के चारों तरफ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इस कारण हम लोगों ने बताया कि B पॉइंट पे जो पोटेंशियल प्रेजेंस में है वो ये पोटेंशियल था, जो कि किसके कारण था, चार्ज Q1 के कारण। अब यहाँ पोटेंशियल आ चुका है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, तो आप कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करोगे, जो इस चार्ज Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1, यानी कि Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप लोग वहां वर्क डन करवाओगे, और वो वर्क डन हम लोगों के पास ये आएगा, और ऐसी कंडीशन में जो टोटल वर्क डन हमारे पास बचेगा फिर वो K Q1/R बचेगा। तो ये 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के केस में वर्क डन का रिजल्ट आ जाता है। और इसी तरीके से अब हमारा जो टॉपिक है वो 3 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के केस में है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए। और देखिए इस तरह का जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है, इसलिए इसको आप क्या लिख दोगे, पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे। अब हम स्टडी करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। हमारे पास क्या रहेगा, 3 पॉइंट चार्जेस का केस रहेगा। अब आप यहां कंसीडर करोगे कि 3 पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, और तीसरा हम लोग मानते हैं Q3 है। तो हम लोगों ने क्या माने, 3 चार्ज पार्टिकल मान लिए हैं, Q1 भी, Q2 भी और Q3 भी। और देखिए तीनों के तीन स्टार्टिंग में हम कहां कंसीडर करेंगे, इंफिनिटी पे कंसीडर करते हैं। जो हम तीनों को स्टार्टिंग में इंफिनिटी पे कंसीडर करेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल को हमने सबसे पहले मूव करवाना है। मान लीजिए हम मूव करवाएंगे Q1 चार्ज पार्टिकल को, फिर उसके बाद Q2 पे लेके आएंगे, फिर उसके बाद Q3 पे लेके आते हैं। तो देखिए आपके पास 3 चार्ज पार्टिकल अब यहाँ Q1, Q2 एंड Q3, और तीनों के तीन कहाँ है, स्टार्टिंग में इंफिनिटी पे, और हम उनको लेके आना चाहते हैं। एक चार्ज पार्टिकल को लेके आना चाहते हैं A पॉइंट पे, दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आना चाहते हैं B पॉइंट पे, और तीसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आना चाहते हैं C पॉइंट पे। यहां भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माना, हम लोगों ने 0 माना है, यानी कि जो तीनों चार्ज पार्टिकल लेके आएंगे हम इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आएंगे। लेकिन हम उससे पहले कंसीडर कर लेते हैं A और B के बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने मान ली R12, और A की और C के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R13, और B के और C के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R23। ऐसे हम लोगों ने ये डिस्टेंस मान ली है, यानी कि AB जो आपके पास वो R12 है, BC जो है वो R23 है, और AC है जो वो R13 है। अब आप सबसे पहले किसको मूव करवाओगे, यहाँ चार्ज Q1 को।
चार्ज Q1 को इंफिनिटी से ए पॉइंट पे लेके आए तो वर्क डन कितना हुआ, 0 हुआ। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई फील्ड नहीं है। जब किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस कारण यहाँ वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन Q1 को इंफिनिटी से ए तक मूव करवाने के लिए कितना हुआ, 0 हुआ। अब देखिए जैसे ही चार्ज Q1 कौन से पॉइंट पे आता है, इस ए पॉइंट पे आता है, तो आप लोगों को बताया गया कि चार्ज Q1 के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो चारों तरफ होगा, स्फेरिकल फॉर्म में होगा, क्योंकि आपका यहाँ जो आइसोलेटेड चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 3D के अंदर रहता है। अब दूसरी बात आप क्या करते हो, Q2 को मूव करवाते हो कौन से पॉइंट पर, D पॉइंट तक, तो किसके पोटेंशियल की प्रेजेंस में ये वर्क डन होगा, चार्ज Q1 के पोटेंशियल की प्रेजेंस में। और B पॉइंट पे चार्ज Q1 का जो पोटेंशियल है वो हम लोगों ने लिखना होगा। तो मैं यहां लिखता हूं अब पोटेंशियल ऑफ Q1 एट पॉइंट B। देखिए पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास, K और चार्ज यानी कि Q1 बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या हम लोगों के पास R12। अब आपने क्या किया, चार्ज Q2 को यहां लेके आया, तो किसके पोटेंशियल की प्रेजेंस में है, चार्ज Q1 के पोटेंशियल की प्रेजेंस में है। और आप लोगों को पता है कि ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन होता है हम लोगों के पास पोटेंशियल की प्रोडक्ट किसके साथ कर देते हैं, हम लोग चार्ज के साथ कर देते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B, और ये वर्क डन हम लोगों ने माना W2, और W2 हम लोगों के पास होगा Q2 की प्रोडक्ट किसके साथ, V1 के साथ, और ये आ जाएगा K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस R12। अब चार्ज Q2 कहां आ चुका है, इस B पॉइंट के ऊपर चार्ज Q2 आ चुका है। अब C पॉइंट पे दो पोटेंशियल होंगे, एक पोटेंशियल तो चार्ज Q1 का, दूसरा पोटेंशियल चार्ज Q2 का। तो यानी कि जब आप Q3 को इस C पॉइंट पे लेके आओगे तो दो पोटेंशियल की प्रेजेंस में लेके आओगे, यानी कि Q1 के कारण जो पोटेंशियल है और Q2 के कारण जो पोटेंशियल है। तो मैं लिख देता हूं यहां कि जो पोटेंशियल है पॉइंट C के ऊपर किन के कारण, दोनों चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 के कारण। तो हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 के कारण जो पोटेंशियल है वो हम लोग मान लेते हैं V2, और V2 जो हम लोगों के पास आएगा वो आ जाएगा K Q1 बाय, अब देखिए ये वाला डिस्टेंस हम लोगों ने रखना है R13, तो कितना हो जाएगा ये डिवाइड में R13 प्लस इस Q2 के कारण जो C पॉइंट में पोटेंशियल है तो डिस्टेंस R23 देखा जाएगा, प्लस में Q2 बाय R23। अब आप देखते हो इसकी C पॉइंट पे ये पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल C पॉइंट पे ये है आपका यहाँ, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इस पोटेंशियल की प्रोडक्ट कर देंगे Q3 के साथ। तो मैं लिखता हूं अगली लाइन में वर्क डन इन मूविंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू C, और ये वर्क डन हम लोगों ने W3 माना, और ये हो जाएगा हम Q3 की प्रोडक्ट करेंगे पोटेंशियल V2 के साथ, पोटेंशियल V2 रखोगे आप यहाँ तो ये रिजल्ट आ जाएगा K Q1 Q3 बाय R13 प्लस K Q2 Q3 बाय डिस्टेंस R23। तो देखिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले Q1 के ऊपर वर्क डन था 0, फिर Q2 के ऊपर ये वर्क डन, और Q3 के ऊपर ये वर्क डन। तो टोटल वर्क डन आप लोग क्या कैसे लिखोगे, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा टोटल वर्क डन इज, ये हम लोगों के पास W है जो कि W1
प्लस W2 प्लस W3 और W1 जीरो हाफ का, W2 हम लोगों के पास K Q1 Q2 बाई R12 प्लस फिर हम W3 की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23। तो देखिए ये आप लोगों के पास टोटल वर्क डन आ जाएगा और ये जो वर्क डन की हम लोगों ने इक्वेशन निकाली है ये इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। तो चलिए अब हम इसी से संबंधित अगले टॉपिक की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। लेकिन यहाँ जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन जीरो है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग किसकी प्रेजेंस में निकाल लेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में निकाल लेंगे। और देखिए जैसे हम लोगों ने 3 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के केस में निकाला था पिछला टॉपिक, वो आप 3 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के केस में, 4 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के केस में और ऐसे n पॉइंट चार्ज पार्टिकल के केस में आप उसको निकाल सकते हो। यानी कि हम इस तरह के टॉपिक को एक्सटेंड कर सकते हैं n पॉइंट चार्ज पार्टिकल के केस तक। तो अब हमारा जो टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आप लोगों ने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को निकालना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो हम लोग निकाल लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यहाँ क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे वो प्रभावित करता है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस को। तो आप लोग इस तरह के टॉपिक को देखते हो, सिस्टम ऑफ चार्जेस का जो केस है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हम सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल लेते हैं। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो यहां 2 पॉइंट चार्जेस आप कंसीडर करोगे तो यहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रखा जाएगा, ये याद रखना है हम लोगों ने। तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग मूव करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से हम लोग क्या मानेंगे कि Q1 Q2 हम लोगों के पास 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल हैं जो कि कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। कहाँ रखे हम लोगों ने उनको, इन्फिनिटी पे रखा है। अब आप एक चार्ज पार्टिकल को लेके आना चाहते हो A पॉइंट पे, दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आना चाहते हो B पॉइंट पे। लेकिन आप वाले टॉपिक पर पिछले टॉपिक में अंतर क्या है कि पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने क्या नहीं माना था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं माना था। लेकिन अब इस टॉपिक के अंदर हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करेंगे। तो देखिए इस A पॉइंट पे ऑलरेडी क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ। ऐसे ही B पॉइंट पे भी यहाँ क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है। तो हम क्या कहें यहाँ ऐसी कंडीशन में, तो इसका मतलब इस A पॉइंट पे भी पोटेंशियल की वैल्यू कुछ ना कुछ प्रेजेंस में है और B पॉइंट पे भी पोटेंशियल की वैल्यू कुछ ना कुछ प्रेजेंस में है। और हम लोग क्या मानते हैं कि जो ये वाली डिस्टेंस है A एंड B की जो डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं वो कितनी हम लोगों के पास R डिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। पहली बात तो यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस में है, तो इसका मतलब A पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, ऐसे ही B पॉइंट पे कोई ना कोई पोटेंशियल रहेगा। हम लोग मान लेते हैं कि A पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो VA है और B पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो VB है। आप समझिए इस बात को, यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था पहले से ही, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब पोटेंशियल भी था। हम लोगों ने मान लिया कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण A पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो VA है और B पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, VB है। तो अब हम वर्क डन करते हैं, वर्क डन इन मूविंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A। अब यहां जो वर्क डन है वो W1 है। देखिए जब आप चार्ज पार्टिकल Q1 को इंफिनिटी से A तक लेके आओगे तो वो वर्क डन तो 0 है, लेकिन यहाँ पहले से ही पोटेंशियल भी है
तो इसका मतलब उस पोटेंशियल की प्रेजेंस में भी हम वर्क डन करेंगे। तो ये जो वर्क डन है आपका वो आ जाएगा यहाँ के Q1 और सॉरी Q1 इनटू में VA, क्योंकि पोटेंशियल की प्रेजेंस में जो वर्क डन है हमारे पास वो Q1 इनटू में VA आ जाता है। तो देखिए आप लोगों ने क्या लिखा, पहले ही ए पॉइंट में पोटेंशियल प्रेजेंस में था, वो आपके पास VA पोटेंशियल था। अब इस पोटेंशियल के अगेंस्ट या इस पोटेंशियल के कारण आपने वर्क डन निकालना है, तो वो वर्क डन हमारे पास कितना हो जाएगा, इस पोटेंशियल की प्रोडक्ट कर देंगे उस चार्ज Q1 के साथ। अब आपका चार्ज पार्टिकल Q1 कहाँ आ चुका है, इस ए पॉइंट पे आ चुका है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल Q1 ए पॉइंट पे आता है तो इसके कारण अभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अब यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक किसके कारण, चार्ज Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब यहाँ दो तरीके के पोटेंशियल होंगे, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल यानी कि बी पॉइंट के ऊपर जो कि VB था हम लोगों के पास, और एक पोटेंशियल कौन से चार्ज पार्टिकल के कारण, Q1 चार्ज पार्टिकल के कारण। तो हम लोग क्या करें, अब टोटल वर्क डन निकालने किसके ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर, यानी कि वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्क डन होगा और एक वर्क डन होगा किसके कारण, चार्ज Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो लिखिए, हम लोग लिखेंगे अब वर्क डन इन मूविंग या ब्रिंगिंग भी लिख सकते हो आप, इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, आप उसको इंफिनिटी से बी तक मूव करवाते हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास वर्क डन का क्या रिलेशन आएगा, तो उस वर्क डन की रिलेशन को हम लोग देखेंगे। देखिए ऐसी कंडीशन आप लोगों को बताया गया है, इस बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है आपका वो क्या है, एक तो VB पोटेंशियल है और एक किसके कारण आएगा, चार्ज Q1 के कारण आता है। तो चार्ज Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा हम लोगों के पास वो KQ1/R किसके बराबर आ जाएगा, KQ1/R के बराबर आ जाता है। तो मैं लिखता हूं यहां, ये आ जाएगा हम लोगों के पास KQ1/R। ये तो पोटेंशियल था चार्ज Q1 का कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, और इसकी प्रोडक्ट कर दूंगा मैं चार्ज Q2 के साथ। ऐसी कंडीशन में ये क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, वर्क डन आ जाता है कौन से पोटेंशियल के कारण, चार्ज Q1 के पोटेंशियल के कारण, प्लस में। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल है यहाँ पर वो VB पोटेंशियल है, तो यहाँ Q2 की प्रोडक्ट हम किसके साथ करेंगे, VB के साथ कर देंगे। तो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा कौन से चार्ज पार्टिकल पे, Q2 के ऊपर। अब टोटल वर्क डन आप लोगों ने निकालना है पूरे पूरे सिस्टम के केस में, तो टोटल वर्क डन की जो इक्वेशन आ जाएगी ऐसी कंडीशन में, टोटल वर्क डन इज W जो कि W1 प्लस W2, और इसको मैं लिखूंगा Q1 इंटू में VA प्लस Q2 इंटू में VB प्लस KQ1 Q2/R। आप लोग एक बार दोबारा से समझना इस कंसेप्ट को, क्या है ये कंसेप्ट यहाँ इस केस में। सबसे पहले हमने क्या माना था कि यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था, VA था, और बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था, VB था। अब आपने क्या माना कि Q1 Q2 जो आपके पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इंफिनिटी पे है, हम Q1 को इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आए तो कितना वर्क डन किया, तो हम कहेंगे पोटेंशियल VA की प्रेजेंस में ऐसा वर्क डन हुआ, तो वर्क डन हमारे पास ये आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे चार्ज पार्टिकल Q2 को बी पॉइंट तक लेके आते हैं। अब यहाँ दो पोटेंशियल थे, एक तो VB जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, दूसरा आपका Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा। तो इस कारण यहाँ जो टोटल वर्क डन अब इस केस में चार्ज Q2 के ऊपर इंफिनिटी से बी पॉइंट तक, तो KQ1 Q2/R ये वर्क डन हुआ पोटेंशियल ऑफ Q1 के कारण। किसके कारण है ये, पोटेंशियल ऑफ Q1 के कारण, और ये वर्क डन जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। ये किसके कारण है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इसलिए टोटल जो वर्क डन है आपका वो ये आ जाता है। अगर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो हमारे पास सिर्फ इतनी ही रिलेशन बचती, लेकिन अब ये दो ज्यादा रिजल्ट आ चुके हैं आपके, यानी कि ऐसी कंडीशन के अंदर। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये वर्क डन का रिजल्ट आएगा हम लोगों के पास।
ऐसे ही आप इस टॉपिक को अप्लाई कर सकते हो किसके केस में, 3 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के केस में इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही nth पॉइंट चार्ज पार्टिकल के केस में आप इस तरह के कंसेप्ट का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के नाम से। तो अगला टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते क्या हैं और यहाँ इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग बात करते हैं इक्विपोटेंशियल, नाम में ही है इक्वी का मतलब इक्वल और पोटेंशियल, तो ऐसे सरफेस जिन पे पोटेंशियल क्या रहे, हमेशा इक्वल रहे, ऐसे सरफेसेस को नाम दिया गया है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जिन सरफेस पे हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, ऐसे सरफेस को हम लोग नाम देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डेफिनेशन है ये इसकी, द सरफेस at every point of which potential is same, ऐसे सरफेसेस को हम लोग नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए जैसे हम लोगों ने कंसेप्ट स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट, और उन्होंने हमें ग्राफिकली बताया था किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको ग्राफिकल इंफॉर्मेशन देंगे, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल, पोटेंशियल के बारे में ग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है किन के द्वारा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के द्वारा। और ये सिमिलर कंसेप्ट है आपका जैसा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट को स्टडी किया है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम अगर ड्रॉ करें, अगर आपके पास एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है, जैसे हम लोगों ने यहां कंसीडर किया एक सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, तो यहां इस सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस प्रेजेंट रहेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, कैसी प्रेजेंस में है ये, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की फॉर्म में ये जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये रहेंगे। जैसे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई गई थी कि वो हर एक डायरेक्शन में आपको 3D के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगा, ऐसे ही सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के चारों तरफ जो आपका पोटेंशियल होता है या इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल फॉर्म में रहते हैं। अगर आप लोगों के पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एग्जिस्ट करेंगे वो प्लेनर शेप में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहां हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन के अंदर है कि पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम है, पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहां मैं दो पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, ए पॉइंट बी और दूसरा हमारे पास मान लीजिए बी पॉइंट। तो हम कहेंगे कि ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम है और वो मान लीजिए के क्यू बाई आर के बराबर हमारे पास आ जाता है। तो क्योंकि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल प्रेजेंट है वो सेम पोटेंशियल रहेगा। और कोई भी कंडक्टर है, याद रखो इस तरह की डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस का या कोई एग्जांपल हम लोग कंसीडर करें, कोई भी कंडक्टर हमारे पास वो कैसी भी शेप का क्यों नहीं है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ना होता तो चार्ज क्या करता, फ्लो करता उसकी एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक
जो चार्ज पार्टिकल है वो फ्लो करता है ऐसी कंडीशन में, यानी कि उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल थे वो मूव करते रहते हैं। और आप लोग स्टडी कर चुके हो, फ्री इलेक्ट्रॉन का ही कंसेप्ट होता है कंडक्टर के केस में, चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करता है, किसके केस में, कंडक्टर के केस में। लेकिन बिना किसी अब्सेंस में, किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फिर भी अगर कोई कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस ना होता तो मैं ये कह रहा हूं यहाँ वो चार्ज मूव करता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हर एक कंडक्टर अपने आप में बिहेव करता है किसकी तरह, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह। तो अगला केस लिखते हैं हम यहां, वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन 2 पॉइंट के बीच में हमेशा जीरो रहेगा। जैसे यहां मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैं मूव करवाता हूं, क्यू नॉट ए से बी की तरफ मान लीजिए मैं मूव करता हूं, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस की प्रोडक्ट चार्ज क्यू नॉट के साथ करोगे आप, तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन कितना आ जाएगा, वो जीरो आ जाता है। तो यहां जो वर्क डन है वो जीरो होता है 2 पॉइंट के बीच में ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस या ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। थर्ड प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए कैसे हम लोगों ने रिलेशन निकाली थी कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। ये रिलेशन हम एक निकाल चुके हैं, या जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल है वो नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कितना है, वहां जीरो है। और आप डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो वहां ई डीएल कोस आ जाएगा, कोस थीटा। अब ना तो ई जीरो ना डीएल जीरो, किस पे, सरफेस पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोस थीटा जीरो है। इसका मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की एक रिलेशन ये आती है जो हम पिछली लेक्चर के अंदर या पिछली वीडियोस के अंदर बता चुके हैं आप लोगों को। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कि पोटेंशियल सरफेस पे वो जीरो होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा, ए डॉट डीएल को जीरो लिख दिया। अब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा ए डीएल कोस थीटा बराबर है इसके जीरो। ना तो ई जीरो ना डीएल जीरो, इसका मतलब कोस थीटा कितना है, जीरो है। और इसका मीनिंग थीटा कितना है, यहाँ 90 डिग्री है। किन के बीच में, ई के और डीएल के बीच में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है किस पे, डीएल से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है ऑन द सरफेस ऑफ या ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते हैं। ये एक दूसरे के साथ कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे, इसका मतलब अगर ये दोनों सरफेस अगर कोइंसाइड करते हैं तो इसका मतलब एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल थे, जो कभी पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल प्रेजेंस में हो सकता है। तो हम ऐसे ही, जैसे आप लोगों ने स्टडी कर रखा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करती हैं, ऐसे ही दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करेंगे। उसके बाद मान लीजिए जो स्पेसिंग है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में वो कितनी है, dr है। हमने क्या माना, dr इज द स्पेसिंग बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप लोग एक पोटेंशियल ग्रेडियंट की रिलेशन को निकाल चुके हो, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की रिलेशन हमें क्या कहती है कि जो dv बाई dr होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस e के इक्वल होता है। dv बाई dr इज इक्वल टू माइनस e। अब यहां से हम बात करें, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, अगर dv कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि e इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, dr के। यानी कि जितना दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप कम होगा उतना ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यानी कि अगर dr कम है, डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर कम है, यानी कि एक दूसरे के क्लोज है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। अगर स्पेस दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में ज्यादा है
तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट है। इसी तरीके से आप दो लाइक चार्जेस के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कर सकते हो, और भी आपके जो आपका डाइपोल वाले केस में आप इनको ड्रॉ कर सकते हो, दो प्लेन शीट वाले केस में आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये मेन प्रॉपर्टीज की जो आप लोगों को यहाँ मैंने बताई है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। ऐसा करने से अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है पोटेंशियल वाला जो चैप्टर था वो हम लोग यहाँ कंप्लीट करते हैं। कल हम अपने फर्स्ट यूनिट के लास्ट चैप्टर कैपेसिटर को स्टार्ट करेंगे। तो आपसे मैं यही बोलूँगा कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।